नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, क्योंकि धामी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, या फिर ये कहे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्डधारी धामी बन गए हैं। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड। और ऐसा करने से उन्होंने एनडी तिवारी को भी पीछे छोड़ दिया है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले मुख्यमंत्री, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री जिसने ये 5 इयर्स का जो कार्यकाल है पूरा कंप्लीट किया है। इसीलिए आज हम बात करेंगे धामी @5 रिकॉर्ड भी और रिपोर्ट कार्ड भी, क्योंकि बेशक बीजेपी गाना गा रही हो कि रिकॉर्ड बनाया, लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या आया उस पर चर्चा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। ये जो कार्यकाल है बहुत सुंदर है। अनेक उन्होंने कानून पास किए, जैसे नकल विरोधी कानून, समान नागरिकता, धर्मांतरण, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है राज्य के लिए। और हमारी तो अपेक्षा है कि अगली बार भी वही आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का जो कार्यकाल है पूरा होने जा रहा है, लेकिन उनके राज्य में जो है यहाँ पर काफी हमारे प्रदेश को काफी जो है विकास की गति मिली है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने पास करवाया था, साथ ही साथ उसके अलावा जो धर्मांतरण जो कानून है, नकल विरोधी कानून है, और साथ ही साथ जो है प्रदेश में हमारे यहाँ जहाँ जहाँ अवैध मस्जिद है या अवैध प्लॉटिंग है या अवैध निर्माण है या उसके बाद अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जितने भी अवैध काम जो है उस पर उन्होंने लगाम जरूर कसा है, पुलिस कार्रवाई भी देखने को मिली है। गांधी जी ने प्रदेश में जब से पदभार संभाला मुख्यमंत्री का, बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे। जिस हिसाब से नकल विरोधी कार्रवाई में काफी अच्छा कार्य किया, और जिस प्रकार से यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे सरकारी जमीनों पे मजारों का बनना, फालतू की मतलब जमीनों पे मतलब अलग अलग यहाँ पे अगुवाई करना, उनको ये करना, तो बहुत अच्छा काम किया है। बाकी से काफी अच्छे काम किए स्वामी जी ने यहाँ पे। तो धामी के कार्यकाल की सराहना की जा रही है, लेकिन क्या ये प्रचार का नतीजा है या वाकई में धामी सरकार ने धरातल पर काम किया है? उत्तराखंड में इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उत्तराखंड बदला, धामी सरकार ने क्या क्या किया, क्या ये जो योजनाएं चलाई गई उनका असल मायनों में क्रियान्वयन भी हुआ, क्या जो बड़े बड़े वादे और दावे किए गए धरातल पर उनकी हकीकत क्या है? आज यही जानने समझने की हम कोशिश करेंगे विपक्ष, क्योंकि सवाल लगातार उठा रहा है। सुरक्षित सवाल आपके समक्ष रख दे, जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। क्या धामी ने सिर्फ रिकॉर्ड बनाया या उत्तराखंड के लिए नया धामी मॉडल भी खड़ा किया? दूसरा बड़ा सवाल, रोजगार बनाम प्रचार, क्या युवाओं को नौकरी मिली या केवल घोषणाएं हुई कि पहाड़ों पर हम नौकरी देंगे, पहाड़ों पर हमने नौकरी दी है? तीसरा बड़ा सवाल, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और नकल विरोधी कानून, क्या धामी ने विकास से ज्यादा वैचारिक राजनीति को प्राथमिकता दी है? चौथा सवाल, सेवा सप्ताह या 2027 का चुनावी रोड मैप, जिसकी घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है? पांचवा प्रमुख सवाल अब आपके समक्ष रख दे, जिसके इर्द गिर्द सीधी बात होगी। 5 साल बाद सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यही आकर खड़ा होता है, क्या उत्तराखंड के आम नागरिक का जीवन वास्तव में बदला? क्या पलायन रुका? उत्तराखंड के लोग पहले नौकरी नहीं होती थी, इस वजह से सीधे पलायन कर जाते थे। जिस तरह से तमाम प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती थी, उस वजह से भी वो पलायन कर जाते थे। तो क्या इन सब में सुधार हुआ? क्या कहती है सरकार? क्या है विपक्ष के सवाल? क्या है आंकलन? आज इसी को लेकर करने वाले हैं हम सीधी बात। तो सीधी बात में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय भी हम एक एक कर आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं कमलेश रमन, हमारे साथ आशीष सैनी है कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए, नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज जुड़े हैं। उत्तराखंड की जब भी चर्चा होती है नीरज कोहली जी गंभीरता के साथ पूरी डिटेल के साथ बातें रखते हैं। सभी मेहमानों को प्लीज टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए।
कमलेश जी के साथ शुरुआत करते हुए, कमलेश जी 5 साल धामी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, बधाइयां आपको इस रिकॉर्ड के लिए। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ कहने को रिकॉर्ड है या धरातल पर भी काम हुआ है? धरातल पर क्या वाकई में उत्तराखंड बदला, क्या हम ये कह सकते हैं, या फिर बीजेपी से प्रचार करने में ही लगी हुई है? मोनिका जी, मुझे लगता है कि आपको अपनी पूरी टीम धरातल पर भेजनी चाहिए और जनता से पूछना चाहिए जिनको योजनाओं का लाभ मिला है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जिस तरह से पहुंच रही है, कई लाख से ऊपर हमारे अधिकारी कर्मचारी लोगों के घर तक पहुंचे हैं और उनको योजनाओं का लाभ भी दिया है, उनकी समस्याओं का समाधान भी करा है। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी का ऐतिहासिक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है और आगे भी इसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी धाकड़ धामी के नाम से, धुरंधर धामी के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि वो निर्णय लेने में कोताही नहीं बरतते, वो निर्णय लेने में किसी से डरते नहीं है। उनको जो निर्णय जनता के हित में अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, जो जनमानस की भावनाओं के अनुरूप है, वो निर्णय लेने के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पर लगातार ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं जिनके लिए धामी जी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड देश की सुर्खियों में आया है। चाहे मैं नकल विरोधी कानून की बात करूं, धर्मांतरण की बात करूं, यहाँ पर महिलाओं के लिए यूसीसी लाने की बात करूं, यहाँ हम लोगों ने जिस तरीके से लोगों के बीच में काम किया है, 37,000 से ऊपर जो हमारी सरकारी नौकरियों में हमारे युवक और युवतियों को नौकरियां मिली है, ये इतिहास बनाया है उन्होंने। 30% हमने यहाँ पर अपनी बेटियों को, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया है। 7,000 से ऊपर जो आपने अभी एक पलायन की बात करी थी, हमने पूरी कोशिश करी है कि हम उत्तराखंड का रिवर्स पलायन कर सके। यहाँ पर पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले समय में पूर्णतः सफल भी हो जाएंगे। हमने यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होम स्टे के जरिए उनको रोजगार देने की कोशिश करी है। हमारे जो पहाड़ों के पुराने मकान घर हुआ करते थे, जो लोग छोड़ के चले गए थे, उनको हमने होम स्टे के में तब्दील किया है। हमने उनको 0% पर लोन दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि समय समय पर हम स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो भी आप अच्छी तरीके से जानती है। कोई भी पद या कोई भी मुख्यमंत्री का जो ताज पहनता है वो कांटों भरा होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन उसके बावजूद सफल कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी जी का रहा और कोशिश ये करी है। देखिए, कोई भी सरकार के समय पर तो बड़ी बड़ी बातें कमलेश जी आप गिना रही हैं, बड़ी बड़ी बातें आप गिना रही हैं। ग्राउंड पर टीम है और अब तो चुनावी मौसम जल्दी शुरू हो जाएगा, तो टीम तो और भी बारीकी से एक एक बात और सामने रख देगी जनता के समक्ष। बड़ी बड़ी बातें आप गिना रही हैं, लेकिन इसमें क्या वाकई में ये जो काम आप गिना रहे हैं, ठीक है, नहीं मैं काम को मना नहीं कर रही, डोंट वरी, इसीलिए कहा कि ग्राउंड पे आप अपनी टीम को भेजिए। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कामों के लिए, मैं भी वही पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि मैं आपको कामों के लिए मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो तमाम बातें हुई हैं, जो तमाम फैसले भी लिए गए हैं, क्या वो एक राजनीतिक संदेश देते हैं? ये अक्सर इल्जाम लगते हैं, ये अक्सर आरोप लगते हैं कि एक वैचारिक सोच को दिशा दी जाती है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। चाहे यूसीसी की बात कर लीजिए, धर्मांतरण की बात कर लीजिए, लैंड जिहाद की बात कर लीजिए, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग आरोप लगाते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। वो विपक्ष है जो इस तरह से आरोप लगाता है क्योंकि वो अपने चश्मे से देखता है। वो ये देखता है कि सरकार का कोई भी निर्णय हो उसके लिए विपक्ष सहमति तो जताएगा नहीं, जाहिर सी बात है विरोध ही करेगा। लेकिन जो निर्णय हमने लिए हैं वो हमने राजनीति से प्रेरित होकर नहीं लिए हैं, वो समाज की दृष्टि से लिए हैं। समाज को जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनसे उनको हटाने के लिए लिए हैं। वो अच्छा अपना जीवन यापन कर सके इसलिए लिए हैं। हमारा अभी 1 जुलाई से मदरसा बंद हुआ है, तो इसको भी सब ये कहते हैं कि भाई ये राजनीति से नहीं, ये राजनीति से नहीं बल्कि जो हमारे बच्चे मदरसों के रूप में टाट के ऊपर बैठ के पढ़ाई करते थे, अब वो एक अच्छी बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, वो और बच्चों के साथ मुकाबले पे खड़ा हो पाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। तो हमारी सोच समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की है, खराब करने की नहीं है। ठीक है, समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की नीयत है, खराब करने की नीयत नहीं है। समाज अच्छी दिशा में जा रहा है। उत्तराखंड में ढेर सारे काम हुए हैं, काम कमलेश जी यहाँ पर गिना रही हैं। तो आशीष सैनी जी, जब इतना कुछ हुआ है तो विपक्ष को दिक्कत परेशानी क्या है? क्यों विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? क्या सिर्फ इस लहजे से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्ष है, हमें भूमिका निभानी है और हम सहमति नहीं जता सकते, या वाकई में दिक्कत परेशानी?
देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या आपत्ति है? हमें भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री क्या काम करते हैं, हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति उन लोगों पर है जब अंकिता भंडारी के वीआईपी को बचाने का काम करते हैं, तो हमारी आपत्ति खड़ी होती है। हमारी आपत्ति तब है जब ये 25,000 नौकरियों की बात करता है, संविदा की नौकरियों को मिलाकर, तब हम कहते हैं कि 86,000 पद खाली पड़े हैं, ये हमारी आपत्ति का विषय है। जब ये लोग कहते हैं कि हमने राज्य में निवेश को बढ़ाया और हम देखते हैं कि 0 रुपए का निवेश आया, और मुख्यमंत्री ने जब 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए, तो प्रदेश का 70 करोड़ रुपए खर्च किया, और पता लगा कि वो 3 लाख में से 3 रुपए भी नहीं आए। और हमें तब आपत्ति होती है जब चार धाम यात्रा की बात करते हैं कि सब व्यवस्था चाक चौबंद है, और बाद में हवाई निकलता है मामले, और चार धाम यात्रा में यात्रियों को भी और हमारे लोगों को भी कष्ट होता है। हमें तब दिक्कत आती है जब मुख्यमंत्री अपने विकास कार्य बताने के बजाय, जब जितने कार्य अभी इन्होंने भाजपा प्रवक्ता ने बता दिए, इतने तो मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कभी नहीं बताए। मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में तमाम तरह के नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि मैंने राज्य के विकास के लिए काम किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीजों में सरकार चौतरफा फेल दिखाई दे रही है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट होती जा रही है, और तो और आयुष्मान कार्ड में भी घोटाला हो रहा है। अभी एक 12,000 करोड़ का हाईवे बना, जब आप इतने आरोप लगा रहे हैं कि इसमें घोटाला हो रहा है, वहां घोटाला हो रहा है, पैसों का गबन क्या है, ये है वो है, तो क्या ये सिर्फ कहने के आरोप है, या कांग्रेस मोर्चा खोलने के लिए जनता के समक्ष आंकड़े रख सकती है या सबूत रख सकती है? या क्योंकि अगर आप सिर्फ हवाई बातें करेंगे तो जनता तो कहेगी विपक्ष है इसलिए सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कांग्रेस ने इस बार बिल्कुल हर आरोप के पीछे क्या क्या कागजात है, उनके सबूत है, वो सब इकट्ठे करके रखे हैं, और जनता की अदालत में उन सबको हम लेके जा रहे हैं। हमें मालूम है कि हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना इस समय राज्य की सरकार कर रही है, केवल इसलिए कि अपने भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बचाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी का एक और देखिए, इनके मुख्यमंत्री ने हर जगह भाषण दिया कि डेमोग्राफी खराब हो रही है, डेमोग्राफी यानी क्षेत्रवाद की भावना और जातिवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम देखिए कि आज उत्तराखंड के लोगों में और दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, सड़कों पर गुंडागर्दी चल रही है, और कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। ना तो हमारे नागरिक और कारोबारी सुरक्षित है, ना बाहर से आने वाले यात्री सुरक्षित है। बीजेपी के लोग ना तो उस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात और अपनी राय व्यक्त कर पा रहे, और ना ही उस मामले में ये तय कर पा रहे कि हमें क्या एक्शन लेना है। मुख्यमंत्री जी ने एक और चीज सबसे बड़ी गड़बड़ की है, उन्होंने नकल विरोधी कानून की जो ये बात कर रहे हैं, उसमें केवल नकल माफिया का संरक्षण किया गया। 1-2 जांच सीबीआई की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कही। पहली में तो बल्कि इतना अच्छा नाटक किया कि मुख्यमंत्री जी ऐसे गाड़ी से जा रहे थे, अचानक छात्रों की तरफ मुड़े और नकल की सीबीआई जांच करने की मांग कर दी। आज तक उस सीबीआई जांच का पता नहीं है। अचानक इन्होंने अंकिता भंडारी के माता पिता को गाड़ी भेजकर अपने घर बुलवाया और ये कहा कि भी आप कहेंगे तो, ये कहा बिल्कुल ओपन तौर पर कि भी आप कहेंगे तो मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा। उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा, तो एक अनिल बलूनी नाम का आदमी ढूंढ के लाए, 4 लाइन की शिकायत लिखवाई और उस पर सीबीआई की जांच करानी शुरू कर दी। यानी उनके माँ बाप को भी धोखा देने का काम किया। और इससे भी अधिक बेशर्मी ये थी कि जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे थे कि तथाकथित वीआईपी होने के, उस व्यक्ति का जन्मदिन पूरी भाजपा ने पूरे शान शौकत के साथ मनाया। वो प्रभारी इससे पहले भी यही कह रहे हैं उत्तराखंड के, इसका जवाब कमलेश जी से ले लेते हैं। कमलेश जी बिल्कुल आप ही को जवाब देना है, क्योंकि कमलेश जी देना भी चाह रही है जवाब, और जवाब देना ही है। आप तो सिर्फ यहाँ पर आशीष जी जिस तरीके से बातें गिना रहे हैं, और आप जो बातें गिना रही थी, आपने तो क्रीमी लेयर गिना दी, नीचे की सूखी ब्रेड भी तो बताइए। मैंने आपको क्या कहा था कि विपक्ष केवल अपना विपक्ष के चश्मे से देखता है। क्या इनसे ये पूछेगा कि क्या 10 सालों में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ वो जो जनता के हित में हुआ? अगर नहीं हुआ, हम यहाँ पर लोकसभा में अपने 5 सांसद तीसरी बार कैसे लाते, हम नगर निगम में कैसे आते, पंचायतों में कैसे आते? तो इसलिए कांग्रेस के जो बेबुनियाद आरोप होते हैं, जनता उनको खारिज करती है चुनाव के दौरान।
अब जब ये हारते हैं ना मोनिका जी, तो ये सीधा कहते हैं कि जी भाई ईवीएम 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 ईवीएम, फिर दोबारा कहते हैं कि चुनाव आयोग। अब ये तीसरी बार क्या कह रहे हैं, SIR, यानी कि अपनी कमियों को कांग्रेस कभी नहीं ढूंढती, कभी भी अपने नेताओं की कमियों को नहीं ढूंढती। पिथौरागढ़ के अंदर अध्यक्ष जी के सामने इनके नेताओं ने जो तांडव मचाया, परसों की बात है, तांडव मचाया, वहां पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई ये कर रहे हैं, अब पता नहीं भगवान जाने होगी कि नहीं होगी। हरिद्वार में लगातार इनके रवि बहादुर के खिलाफ वहां की जनता, वहां के नेता, कांग्रेस के खुद के उनके खिलाफ खड़े हैं कि इस बार चुनाव में उनको टिकट दिया तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। धर्मपुर का ये हाल है यहाँ पर। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के अंदर खुद नेताओं के अंदर समन्वय नहीं है, खुद उनमें एका नहीं है। हरीश रावत जी की पोस्टर से फोटो गायब कर देते हैं, नेता पांचों के पांचों अलग अलग मुख्यमंत्री बनने की फिराक में है। तो अपनी अपनी पार्टी आशीष जी आपसे संभल नहीं रही है और आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर ही इतने मतभेद हैं। फटाफट से जवाब दीजिए, फिर मैं नीरज कोहली जी के पास जाऊंगी। मोनिका जी, मैं आपसे निवेदन करते हुए एक बात कह रहा हूँ। मैंने सवाल जो इनसे पूछे वो राज्य के हित में और भ्रष्टाचार और जो इनका आरोप हम हर सभा में जाकर लगा रहे हैं, मैंने उस पर पूछे। इन्होंने क्या जवाब दिया कि इनकी पार्टी में एक विधायक नाराज हो गए, इनकी पार्टी में एक विधायक नाराज हो गए। मतलब सवाल कुछ और सवाल। देखिए, राष्ट्रीय सदन पर ये हल्की बात मत कीजिए। आपसे सवाल कुछ और पूछा, जवाब कुछ और दे रहे हैं। सवाल कुछ और पूछा, जवाब कुछ और दे रहे हैं। यही तो है, यानी असली बात सामने नहीं आने दे रही। और ये बात तय कर लीजिए कि कांग्रेस पूरी ताकत से आपसे एक एक सवाल, जो जनता का सवाल है, पूछने का काम करेगी। इस बार झूठ और जुमले की राजनीति नहीं चलेगी। और ध्यान रखना, ये ईवीएम के सहारे, चुनाव आयोग के सहारे चुनाव जीतने की जो कोशिश कर रहे हैं, गर्दन पकड़ में आ गई है। आपके बाद ये नौटंकी नहीं चलेगी। आपके पोल खुल चुकी है, आपके मुख्यमंत्री की पोल खुल चुकी है, काम के नाम पर 0 है। इसीलिए आपके पास भी बताने के लिए कुछ नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इससे पता लगता है कि आप निरुत्तर हैं। जब आपके मुख्यमंत्री सदन में जवाब नहीं दे सके तो आप क्या जवाब देगी? इसलिए आपसे कोई उम्मीद करना बेकार है। आपसे कोई उम्मीद नहीं है। ये पक्ष और विपक्ष है और ये बिल्कुल भी शांत होने वाला नहीं है। ये पक्ष विपक्ष है जो शांत होने वाला नहीं है। तो आंकलन जरा यहाँ पर नीरज कोहली जी से ही करवा लेते हैं। नीरज कोहली जी, जब धामी सरकार के 5 साल की हम बात कर रहे हैं, जब पुष्कर सिंह धामी के 5 साल के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि धामी जी के जीवन में एड ऑन हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? सुशासन की मिसाल कहेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड पॉलिटिक्स कहेंगे? मोनिका, देखें कि किसी भी राज्य की विकास की आधारशिला जो है वहां के राजनीतिक स्थिरता के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है, जो इस उत्तराखंड में पिछले 26 वर्षों से नहीं रही। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और 2000 से लेकर 2026 के बीच में 12 मुख्यमंत्री बदल गए। पिछले 26 वर्षों में औसतन हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदलता रहा। राज्य बनने के बाद जो अंतरिम सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस अल्प समय में ही 2 मुख्यमंत्री बदल गए। पहले नित्यानंद स्वामी जी, और उनका कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ तो भगत सिंह कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद जो 2002 में पहला निर्वाचन हुआ, पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी, उसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जैसे तैसे अपने कद के अनुरूप, अपनी योग्यता से, अपने बल पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करा। उसके बाद आप लगातार देख लीजिए, पिछले 26 वर्षों में इस प्रदेश में लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही है। यह प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेलता रहा है। इस प्रदेश की जो ये मिसाल रही है मुख्यमंत्री बदलने की, देश में कोई दूसरी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि विकास की दृष्टि से इस प्रदेश को जहां पर होना चाहिए था, जो यहाँ के आंदोलनकारियों ने, जो यहाँ के शहीदों ने जो शहादत दी थी संघर्ष में, जो सपने देखे थे, हम उन सपनों को अचीव नहीं कर पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक ये बड़ा कारण था राजनीतिक स्थिरता का। लेकिन ये तो बैक हिस्ट्री आ गई उत्तराखंड की। अब आते हैं पुष्कर सिंह धामी जी पे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये प्रदेश के हित में इस समय, मौजूदा समय बड़ा अहम है। और मैं इसको सार्थक दृष्टि से भी देखता हूं। इसलिए देखता हूं कि सर्वोपरि हमारा राज्य है, क्योंकि जिस राज्य में राजनीतिक स्थिरता होगी उसी में आप बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी अपेक्षाएं आप संजो सकते हो और कर भी सकते हो। उनका कार्यकाल जो है वो पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपना 5 साल का टर्नओवर पूरा करेंगे। और इन 12 मुख्यमंत्रियों में एनडी तिवारी के बाद सेकंड चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये प्रदेश के लिए एक सुखद है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मुझे लग रहा है कि एक सुखद पल है कि चुनाव से पहले नहीं तो यहाँ हर बार एक डंका बजने लग जाता था। यहाँ की समस्याओं पर बात नहीं होती थी, यहाँ की उपलब्धियों पर बात नहीं होती थी, यहाँ जो लोगों की पहाड़ों में दिक्कतें हैं उस पर बात नहीं होती थी। चुनाव से पहले सिर्फ एक ही चर्चा चलती थी कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है, हाँ, अब किसकी लीडरशिप में हाँ। चुनाव होगा। और इसके लिए ये जो 12 मुख्यमंत्री रहे हैं, इनमें सिर्फ 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं, पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत, और बाकी की जो फैसियत है, जो लंबी लिस्ट है, वो भाजपा के मुख्यमंत्रियों की है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा उसके लिए भाजपा जिम्मेदार रही है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने ये अपना जो कार्यकाल पूरा किया है, उनके सामने तमाम इन 5 सालों में बहुत चुनौतियां भी आई। इन चुनौतियों के बीच में बहुत सारे मसले भी आए, कानून व्यवस्था की बात आई, जो भर्तियों में जो गड़बड़ जाला हुआ उसकी बात आई, जो पेपर लीक का प्रकरण है वो आई, कानून व्यवस्था की बात आई, तमाम चीजें उनके सामने आई। लेकिन उन तमाम चीजों को पार पाते हुए उन्होंने बहुत सारे यहाँ बड़े कड़े डिसीजंस भी लिए, जैसे बिल्कुल नीरज जी, आप सही बात कह रहे हैं कि चुनौतियां तमाम आई, उन्होंने चुनौतियों से पार पाते हुए हर एक जो रोड़ा रास्ते में था, या ये कहिए कि हर एक पत्थर जो रास्ते में था उसे हटाते हुए, पार करते हुए अपना रास्ता बनाया, और ये बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। 5 साल का अपना कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं, और ऐसा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। चलिए, बड़ी उपलब्धि। लेकिन नीरज जी, जब ये 5 साल के उनके कार्यकाल की बात हो रही है, यानी कि धामी जी के 5 साल के कार्यकाल की बात हो रही है, तो क्या बदला और क्या बाकी है? मोनिका, देखिए कि ये राज्य जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र, तराई और मैदानी। जब इस राज्य के लिए संघर्ष चला था, जब इस राज्य के लिए आंदोलन चला था, तो उसके पीछे का एक मुख्य कारण यही था कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय ये क्षेत्र विकास से अछूता रहता था। तो लोगों की ये मांग थी कि खास तौर के जो पहाड़ के लोगों की समस्याएं थी, जंगली जानवरों के साए में रहना और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, स्कूली शिक्षा, ये तमाम कठिनाइयां, ये तमाम असुविधाएं थी पहाड़ के ऊपर। तो लोगों ने इसलिए संघर्ष के साथ इस राज्य को हासिल किया कि ये सब चीजें बदलेंगी। देखो, 26 वर्षों में अपने अपने तौर तरीकों से हर मुख्यमंत्री ने कोशिश की, काम किया, आगे बढ़ाया, अपने अपने तरीकों से नीतियों को बनाया। लेकिन आज भी पहाड़ के लोग, हम मैदानी जनपदों को छोड़ देते हैं, देखिए 4 मैदानी जनपद हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को आप मान सकते हैं। बाकी 9 हमारे जो जनपद हैं, जो पहाड़ की आत्मा है वो पहाड़ में बसती है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं अब भी नहीं बदली। अभी भी जंगली जानवरों के साए में लोग रहते हैं, अभी भी जंगली जानवर जो है लोगों को मार रहे हैं, अभी भी जंगलों में आग लग रही है, अभी भी बेरोजगारी है, अभी भी स्कूली शिक्षा का तांडव है, अभी भी जो लोगों को हेल्थ सर्विसेज जैसी मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत हो जाती है, किसी को अभी ऋषिकेश एम्स लाना पड़ता है, देहरादून लाना पड़ता है। अभी बहुत सारी दिक्कतें, कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां हैं। हम आगे बढ़े हैं लेकिन हमें बहुत कुछ हासिल करना है अभी। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये राज्य जो मांगा गया था पहाड़ की लोगों की समस्याओं के लिए, उनकी दिक्कतों को कोई निवारण के लिए मांगा गया था, तो वो अभी भी कठिनाई में है, वो अभी भी परेशानी में है। कुछ दिक्कतें उनकी सॉल्व हुई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही एक वजह है जो हम पलायन की बार बार बात करते हैं। 9 जिलों से जो तेजी से पलायन हुआ और देहरादून और हरिद्वार में लोग बस के आ गए। जब आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं मिलेगी, आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे वहां रह के? तो लोग खिसक के इसी वजह से नीचे आ गए। अब सब सरकारों ने अपने अपने तौर तरीकों से नीतियों को बनाया कि किसी तरीके से पहाड़ों में चीजों को ठीक किया जाए, लेकिन अब सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम उतना चीजों को ठीक नहीं कर पाए। सब सरकारों ने आगे बढ़ाया उन चीजों को, लेकिन उतनी चीजें ठीक नहीं हुई। कहने का मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। कमलेश जी, इतनी सारी बातें तो गिना दी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो करना बाकी है। ठीक है, अच्छे काम हुए हैं, लेकिन पलायन कैसे रोकेंगे? सबसे बड़ी बात, पलायन कैसे रोकेंगे? उत्तराखंड से अभी भी पलायन होता है। शिक्षा के वो आयाम नहीं है, शिक्षा का वो स्तर नहीं है। लोग आज भी दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, इन सब मेट्रो सिटीज का रुख कर रहे हैं, बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं उन्हें। जबकि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे नोएडा के बंदे को अगर आप कह देंगे, व्यक्ति को कह देंगे, या आगरा मेरठ के व्यक्ति को कह देंगे कि जाओ उत्तराखंड पढ़ाई के लिए जाओ, तो शायद वो सेलेक्ट नहीं करेगा, वो दिल्ली सेलेक्ट करेगा। तो ये जो चेंजेस है वो कैसे लेकर आएंगे? हेल्थ सर्विसेज की बात कर लीजिए, वाकई में हर जगह पर हेल्थ सर्विसेज, उस तरीके की फैसिलिटीज, उस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं कि व्यक्ति को बहुत दूर जाना पड़ता है, और ऐसे में कई मरीज होते हैं जो गंभीर अवस्था के अपनी जान से हाथ धो देते हैं। कैसे ये सुधार आएगा? बिल्कुल मोनिका जी, देखिए नीरज जी ने जो अभी बात बोली है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां सब जानते हैं
और बेहतर इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादातर है और बहुत संकरे हमारे पहाड़ है, जहाँ पर एक एक गांव बसा है जिसमें 250-250 या 300-300 या 500-500 जो लोग पहले हजारों की तादाद में रहते थे, अब वहां पर कमी आई है। लेकिन उन कमियों को ही दूर करने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जी, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमने अंतिम छोर तक बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी कोशिश करी है कि हम वहां तक उस कनेक्टिविटी को पहुंचा दें, स्वास्थ्य सेवाएं भी हम वहां तक पहुंचा दें ताकि हमारे लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन क्योंकि ये उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर इस तरह की लगातार दिक्कतें बनी रहती है, क्योंकि बहुत संकरे पहाड़ है, बहुत कमजोर पहाड़ भी हो गए जहां पर अभी हम कुछ इस तरीके की तोड़ाई नहीं कर सकते कि भाई हम कोई सड़क ऊपर तक ले जाने की कोशिश करें। लेकिन हमारी भरपूर ये कोशिश रहती है कि हर सड़क का कोना उस गांव तक जरूर पहुंचे जहां से कनेक्टिविटी उनको ट्रांसपोर्ट मिल सके, ये हमारी कोशिश रहती है और हमने इसको किया भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, हमने यहाँ पर 7,000 से ऊपर होम स्टे जो महिलाओं के बनाए वो इसीलिए बनाए कि हमारे प्रदेश में जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचेगा, लोग गांव में पहुंचेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे, पहाड़ी सुंदरता देखेंगे, तो लोग यहाँ पर वापसी रिवर्स पलायन करेंगे और वो कर भी रहे हैं। बहुत हद तक हमने इसमें अपनी कोशिश जो जारी रखी थी उसमें हम सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वरोजगार से हम जो लोगों को जोड़ रहे हैं उससे हम पलायन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये विकास का एक ऐसा चक्र होता है मोनिका जी जो लगातार चलता है और हमारी जरूरतें समय के अनुसार बदलती भी हैं। जो चीज हमें यहाँ नजदीक में शहर में मिल जाती थी, आज उस गांव में भी हमें वो चीज मिलती है। तो समय के अनुसार हर चीज का कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से वहां देनी पड़ती है और वो जाती भी है। तो हर तरीके से हमारी जो कोशिश है युवाओं को रोजगार की अगर मैं बात करूं तो हमने अगर 33,000 से ऊपर यहाँ पर जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमने संविदा वाले लोगों को भी गिना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे हमने 37,000 से ऊपर सरकारी नौकरियों में अपने बच्चों को नियुक्ति दी है। विकास के साथ विश्वास जीतना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इस विकास के साथ विश्वास जीतना भी जरूरी है। वो विश्वास आपको नहीं लगता कि डगमगाया है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, पर पहले आशीष जी को आपत्ति है। आशीष जी से मैं उनका सवाल सुन लूं। जी आशीष जी, ओवर टू यू। देखिए, दो तरह के सवाल हमने सरकार से पूछे जिनका जवाब सरकार के चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता को देने थे। इन्होंने अभी बेरोजगारी पे बात की। इन्हीं के प्रवक्ता एक चैनल पर बोलते हैं 23,000 है, दूसरे चैनल पर बोलते हैं 26,000 है, तीसरे पे 30,000, अब इन्होंने 37,000 का आंकड़ा उठा लिया। सबसे पहले तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपने कितने रोजगार किस विभाग में दिए हैं। आप उनकी लिस्ट तो जारी कीजिए। जब हम विभाग से लिस्ट मांगते हैं तो वो तो 20,000 तक छोड़ो, 10,000 भी पार नहीं करते। और हमने इनसे पूछा सूचना में ही कि कितने पद खाली पड़े हैं, तो 86,000 पद तो मेरी जानकारी में है जो खाली पड़े हैं। उसमें 10,000 पद है जो संविदा के खाली पड़े हैं। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल साफ सीधी बात आती है कि पलायन को रोकने के लिए हमें क्या करना था। 2024 तक अनेक लोगों ने उत्तराखंड में वापस आकर होटल से कारोबार ये सब शुरू किए। ये कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ। कोविड आने के बाद जब लोग आए तो राज्य में उन्होंने होटल्स और रेस्टोरेंट के कारोबार शुरू किए। रेस्टोरेंट और होटल के कारोबार में पिछले वर्ष में प्राकृतिक आपदा का कहर फूटा। भारी बारिश से वो यात्री नहीं आ पाए और उनका आर्थिक नुकसान हुआ। सरकार ने आज दिन तक भी, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, किसी भी होटल कारोबारी को आर्थिक रूप से कोई सहायता या अनुदान देने का काम नहीं किया। अब दूसरा ये गैस की कीमत बढ़ी जब हॉर्मुज पे लड़ाई हुई ईरान और इजराइल के बीच में, और उसमें जब गैस की कमी हुई तो हमने कहा कि यात्रा मार्ग पर जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनमें दिक्कत आ रही है तो उनको आपको मदद करनी चाहिए। तो मदद करने के बजाय इन्होंने 1,200-1,400 रुपए का जो सिलेंडर 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होता था उसकी कीमत दुगनी से अधिक बढ़ाकर 3,000 से अधिक कुछ कर दी। तो आप बताइए कि उत्तराखंड के नागरिकों को क्या राहत मिली? गैस की उपलब्धता उनको नहीं मिली तो उनके कारोबार भी नुकसान हुए। तीसरी चीज आई कि जब हम होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे या कोई छोटा उद्योग लगाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा खर्च क्या है? बिजली की कीमत। बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई? इन्होंने बार बार बढ़ाते जा रहे हैं और आज भी 10% बढ़ाना प्रस्तावित किया हुआ है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में एक उल्लेखनीय काम मुख्यमंत्री ने किया जिसकी मैं तारीफ करूंगा। जो मेरठ से जो मोदीपुरम तक जो NCRTC की रेलवे आई है उसको ऋषिकेश और देहरादून लाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पर साइन किए हैं। आज साइन किया है, वो धीरे धीरे पूरे भी होंगे। 1995 में ऋषिकेश रेलवे लाइन का प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया
आज वो ऋषिकेश कर्कराई रेलवे लाइन लगभग तैयार है बनने के लिए। उनमें लंबा समय लगता है, हालांकि मेट्रो में और इनमें थोड़ा समय और कम लगेगा, लेकिन उसके लिए बजट आवंटन जो सबसे बड़ी चीज है वो कहाँ है। केंद्र सरकार के पास उत्तराखंड का जीएसटी का हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, वो कब आएगा। ग्रीन हाउस बोनस का 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का हमें मिलना था केंद्र सरकार से, उसका आज तक पता नहीं है कि वो बोनस कब तक मिलेगा। राज्य में जो बजट आना है, राज्य में आपने अनुदान के नाम पर कितना रुपए आपने राज्य के कारोबारियों को और छोटे छोटे कारोबार करने वाले बेरोजगार लोगों को देने का काम किया, उसका आंकड़ा कितना है? शून्य है। तो जब ये सारे आंकड़े शून्य, यानी वेलफेयर के मामले में जो बजट खर्च करना है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं वेलफेयर का, बजट कितना आवंटित कर रहे हैं? बजट आपका और हमारी जेब से जा रहा है। हम राज्य के भाषण तक बातें सीमित है। जो विपक्ष कह रहा है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, तो सवाल तो सही उठा रहे हैं ना आप। वही बात आ जाती है, आप क्रीमी लेयर जनता के आगे रख देते हैं, अंदर की बातें गुम हो जाती हैं। सिर्फ भाषण देने से काम होगा या फिर बजट भी तो उसका आवंटन करना होगा, वो काम भी तो शुरू करने होंगे, वो वादे भी तो पूरे करने होंगे, उन दावों को भी तो धरातल पर उतारना होगा। देखिए, जब वैश्विक महामारी हुई, जब जिस समय हमारा देश बिल्कुल दिक्कत और परेशानी में था, मनमोहन जी ने क्या कहा प्रधानमंत्री रहते हुए? जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा सैनी जी बता देते। बात करी, देखिए ये नेशनल इशू था, और नेशनल इशू में कोई उत्तराखंड को क्या अलग से गैस के दाम कम हो रहे थे। यहाँ पर हमने फिर भी बहुत लिमिट किया। अपने भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश को आर्थिकी तंगी से बचाया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताइए। 12 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनकी बात कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें उस जो है महंगाई से बचाने का काम किया। अन्य और दूसरे देशों में चले जाते, पता लग जाता सिलेंडर का दाम कितना है, पता लग जाता पेट्रोल डीजल कितने रुपए लीटर मिल रहा है। तो इसलिए आप भारत में रहते हैं, भारत में आपको 100 रुपए पेट्रोल महंगा लग रहा है, आपको 232 रुपए महंगा लग रहा है, आपने पेट्रोल सस्ता किया, डीजल सस्ता किया, गैस 3,000 रुपए का सिलेंडर आपको महंगा नहीं लग रहा। आपने कौन सी चीज सस्ती की है? कमलेश जी ठीक है, आप विपक्ष के लिए कह रही हैं, लेकिन जब बजट के लिए अगर वो सवाल कर रहे हैं तो बजट कितना आवंटित हुआ, कितना कहाँ इस्तेमाल हुआ, आपकी सरकार है, मुझे नहीं लगता आपको रखने में बात कोई दिक्कत होगी। आपको तो पता होगा ना एक एक डिटेल, तो आप जनता के समक्ष रख सकती हैं जानकारी। हम यहाँ पर मोनिका जी, हम यहाँ पर जो हमारे अलग अलग बजट होते हैं, अलग अलग मद में बजट होते हैं, केंद्र सरकार से मिलने वाला बजट हमें समय पर मिलता है और हम उसका आवंटन भी करते हैं। इसीलिए तो विकास कार्य हो रहे हैं, नहीं तो बिना बजट के कैसे हो जाएंगे? मुझे बताइए, शिक्षा का बजट हो, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो, आपदा का बजट हो, विकास का बजट हो, यहाँ पर हर तरीके का जो बजट है वो अलग अलग आवंटन अलग अलग मद में होता है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ आदत पड़ चुकी है सिर्फ नैरेटिव सेट करने की, और मुझे लगता है कि जनता देख रही है। अगर हम में इतनी कमियां हैं मोनिका जी, तो नैरेटिव सेट कर कौन रहा है ये जरा जान लेते हैं। आप कह रही है कि नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है, विपक्ष आप पर सवाल खड़े कर रहा है। नीरज कोहली जी, क्या वाकई में यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर सिर्फ ऊपर की बातें, भाषण, ये सेवा सप्ताह, ये सब दिखाकर जनता के आगे वाही बटोर ली जाती है कि देखिए हमने तो ये काम किया, वो गिना दिया जाता है, लेकिन अंदरूनी हकीकत कितनी है ये कैसे पता लगे? मोनिका जी देखें, आप विपक्ष का काम है विपक्ष की राजनीति करना, और विपक्ष तो अपना धर्म निभाएगा। अब रही सत्तारूढ़ दल की बात, भाई आप 5 साल से 4.5 साल से आप सत्ता में हो। आपने जो अपना सत्ता में जब आप आए थे तो आप अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आए थे। उस विजन डॉक्यूमेंट में आपने जो है अगले 5 सालों का अपना रोड मैप रखा था कि हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। अब वो विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप कितना आप आगे बढ़े, कितना आगे नहीं बढ़े, ये भाजपा के लीडर और भाजपा के नेता बताएंगे कि पिछले 5 सालों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया। कहने में और मौके पे दिखने में, मैंने जैसा आपको बताया कि 26 वर्षों में सब सरकारों ने, ऐसा नहीं कि जो नारायण दत्त तिवारी जी ने जो पौधा लगाया था उसने वृक्ष का रूप लिया तो सबने उसको सींचा है, सबने अपने तौर तरीकों से उसमें पानी डाला है, उसको बड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, 12 के 12 मुख्यमंत्रियों ने। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में काम होना चाहिए था, जो लोगों की यहाँ की उम्मीदें थी, जो इस तरह के लोगों की यहाँ से जो लोगों की यहाँ अपेक्षाएं थी,
विशेष तौर पे मैंने कहा कि क्योंकि पहाड़ों के लोगों का जो जीवन है वो हर तरह से संकट में रहता है, आपदाओं के साए में रहते हैं, उनकी बहुत कठिनाइयां थी, उनकी बहुत परेशानियां थी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में तो लोग बहुत सुखद स्थिति में रहते हैं, बहुत खुशहाली में रहते हैं। यहाँ रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, तो प्राइवेट नीरज जी, यूनिवर्सिटी मुझे हैं, सब बताइएगा कुछ। कि क्या सरकार आपदा के समय पर जनता के साथ नहीं खड़ी होती है, या उनको आप जो है उनकी आर्थिक मदद नहीं करते हैं, या मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? आप बताइए नीरज जी। वैक्सीन बेची अगर आपने, गलत हो तो बताइए। गलत वैक्सीन बेची, आज तो हजारों लोग मर गए उस वैक्सीन को काम- लगवाकर। काम हुए हैं मोनिका, वैक्सीन लगाई, काम हुए हैं, आगे लेकिन ना। बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ, जो सरकार ने अपने वायदे भी किए होंगे, ये सही बात। बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारी, क्योंकि ये छोटा प्रदेश है, यहाँ सियासत ज्यादा होती है और बहुत सारी चुनौतियां मुख्यमंत्री के सामने आई हैं पिछले मैंने अपने जीवन में 26 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के सामने मैं कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि जितनी चुनौतियां इनके सामने आई शायद किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं आई होंगी। उन चुनौतियों से पार पाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने तौर तरीके से आगे इस राज्य को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो मैं महसूस करता हूं कि बहुत सारी चीजें जमीन पर अभी खोखली नजर आती हैं, तो क्या कमजोर नजर उत्तराखंड का आती नया हैं। नेतृत्व आपको पुष्कर सिंह धामी के रूप में दिखाई देता है, एक ऐसा नेतृत्व जो अभी लंबे वक्त तक टिकने वाला है, क्योंकि 27 के चुनाव में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं रह गया है? मोनिका, एक ही चीज मुझे सुखद अच्छी नजर आती है, एक ही चीज को मैं सकारात्मक रूप से देखता हूं कि मैंने कहा ना, इस प्रदेश ने 26 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा दंश झेला है। ये एक प्रदेश के हित में है, सुखद है कि यहाँ स्थिरता नजर आ रही है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सेंटर की लीडरशिप ने भी एक डिक्लेयर कर दिया है कि इसी मुख्यमंत्री के लीडरशिप में, इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो आप अगर राजनीतिक स्थिरता रहेगी, थोड़ा सा पॉलिटिकल विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हम उम्मीदें कर सकते हैं, आपको अपेक्षाएं लगता कर है ये सकते हैं कि पॉइंट आगे बहुत जनता सारी। जब वोट देने निकलती है तो ये जब पॉइंट है कि राजनीतिक स्थिरता है, मुख्यमंत्री बार बार नहीं बदल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल लंबा चल रहा है, वक्त वो अपने कार्यकाल का पूरा कर रहे हैं, स्थिर सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतभेद प्रदेश और सेंट्रल के बीच में नहीं है, हम तक चीजें पहुंच रही हैं, ये सब जनता के माइंड में एक बड़ा फैक्टर क्रिएट करती है जब वो वोट देने जाता है? मोनिका जी, दो चीजें रहेंगी। देखिए, एक तो इनके कार्यकाल का आंकलन भी करेगी जनता, इनके कार्यकाल का आंकलन भी करेगी कि इनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। दूसरी बात जो आपने कही है कि राजनीतिक स्थिरता और स्थिरता वाली, क्योंकि बीजेपी पे शुरू से ये दंश लगता रहा, ये दाग लगता रहा कि हर 2 साल में यहाँ पॉलिटिकल अस्थिरता जो है भारतीय जनता पार्टी में रहती है, 2-2.5 साल में मुख्यमंत्री बदल जाता है, क्योंकि 12 मुख्यमंत्रियों में 9 मुख्यमंत्री जो बदले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। तो पहली बार बेदाग होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। जहां मुख्यमंत्री अपने आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में जाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा इस बात का क्रेडिट मिलेगा, वो भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाएगी जनता के बीच में कि सारी चीजें ठीक ठाक है, हमारी सेंटर की लीडरशिप ने चेहरा डिक्लेयर कर दिया और हम इन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़के हम हैट्रिक की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब जनता वोट डालेगी तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बिल्कुल इस बात का फर्क पड़ेगा। कार्यकाल के, मुख्यमंत्री के कार्यकाल के आंकलन के साथ साथ ये चीज बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है जिस तरह से आप कह रहे हैं। लेकिन कहीं ये ना हो कि ये बीजेपी के लिए जो पॉइंटर्स प्लस पॉइंटर्स बन गए हैं वो कांग्रेस के लिए नेगेटिव पॉइंटर्स बन जाएं। आशीष जी, ये जो प्लस बीजेपी के पास है और आपके पास अभी माइनस है, अपने माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और बीजेपी का प्लस माइनस क्योंकि होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है और अगले साल चुनाव है, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां 2022 के चुनाव में की या कुछ गलतियां हमसे हुई। अब उनको हमने 2027 के समय में जब हम चुनाव के मुहाने पर खड़े तो हमने उन सब गलतियों से सीखने का काम किया है। पहली गलती ये थी कि जब बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री ने एक झूठ कांग्रेस के नेतृत्व के मामले में बोला कि हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की है और हम उसका तत्काल खंडन नहीं कर सके। हमने सोचा कि ये झूठ है, जनता भी इसे झूठ मानेगी, लेकिन पौड़ी और टिहरी लोकसभा की जनता ने उसको सच मान लिया और हमारे खिलाफ मतदान करते हुए बीजेपी के लोगों जिताया। आज बीजेपी के वही सांसद और विधायक उनको ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। दूसरी कांग्रेस की एक गलती, जो चाहे वो किसी भी रूप में रहे, संगठन में अनुशासन को लेकर थी, जिसको नुकसान हुआ। अब की बार अनुशासन को लेकर
या पार्टी में टिकट को लेकर हमारी प्रभारी ने जिस तरह से 3 नए नियम बनाए हैं, उससे बहुत अधिक राहत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और दावेदारों को मिली है, और उसका हम अब जो नुकसान हो सकता था उसको बचाने का काम हम कर पा रहे हैं। ये 2 चीजें हमने ठीक की। दूसरा, हमने 2022 के चुनाव में जनता के सामने एक विजन रखा, वो विजन डॉक्यूमेंट आज भी हमारे पास मौजूद है, सार्वजनिक रूप से भी मौजूद है। उस विजन डॉक्यूमेंट से उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सकता था। हमने औद्योगिक से लेकर और तमाम तरह के विकास की बात की, जिसमें राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति बढ़ने की बात की। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 और 2022 में जिस तरह से बीजेपी ने पुलवामा की बात की, सैनिकों के नाम पर वोट मांगे और धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम किया, तो ये हमें इनसे इतनी अधिक उम्मीद नहीं थी। दूसरा, जो बार बार हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, दूसरे राज्यों से अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जो वोट ट्रांसफर की जाती है, उसमें गड़बड़ी थी, जिसको राहुल गांधी जी ने अपने अनेक वक्तव्यों में सामने लाने का काम किया, और आगे भी 5 अगस्त को भी हम लाने का काम कर रहे हैं। और आप ही देखिए कि पूरे प्रदेश में एक ही दल है, भारतीय जनता पार्टी, जिसे चुनाव आयोग के किसी भी क्रियाकलाप से कोई आपत्ति नहीं है। बाकी सभी दलों ने अपनी अपनी आपत्ति समय समय पर दर्ज कराई है अलग अलग तरीके से। दूसरा, बार बार ये लोग बोलते हैं कोर्ट चले जाओ। बार बार हमें ये बोलना पड़ता है कि इलेक्शन पिटीशन जब प्रत्याशी लगाता है, तो जब तक उसकी सुनवाई पूरी नहीं होगी हम कोर्ट नहीं जा सकते, और अगर हम बाहर से कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट से वो निर्णय नहीं आ पा रहे जिनकी आवश्यकता है। लेकिन ये एक कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये अपने समय पर अपने तरीके से सुलझेगा। लेकिन हम आज एक बात जरूर कर रहे हैं कि आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आप सभी भाषणों को सुनने का काम करें, तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, किताब जिहाद, कॉपी जिहाद, चप्पल जिहाद, जूते जिहाद, लेकिन हर शब्द में जिहाद जोड़कर एक चलाना। हम ये कह रहे हैं कि राज्य के लिए आपने किया क्या है, वो काम आप बताइए, जिससे राज्य के नई आने वाली पीढ़ी जो 5 साल के बीच में नए मतदाता के रूप में बने, या फिर वो लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था, वो किस आधार पर आपको दोबारा चुने, और वो कांग्रेस के विजन पर भरोसा कर रहे हैं, जिससे हम लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का भरोसा बदल रहा है, इसीलिए हम अपनी दावेदारी को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। कमलेश, सिर्फ वैचारिक राजनीति की जा रही है, जितने भाषण सुन लो यहाँ पर आशीष सैनी जी कह रहे हैं कि वैचारिक राजनीति सिर्फ जिहाद का ही जिक्र है, और असल मायनों में आप घुमाने की कोशिश करें। पर हाँ, इन सब के बावजूद इस रियलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता कि जो स्थिरता आप लोग लेकर आए हैं, यानी कि बीजेपी उत्तराखंड में जो स्थिरता राजनीतिक तौर पर लेकर आई है, उसका एक बेनिफिट आपके पास जरूर है। मोनिका जी, देखिए, जितनी बातें अभी आशीष सैनी जी ने बोली है, एक एक बात इनकी झूठ ही झूठ थी, उसमें एक भी सच्चाई नहीं थी। इन्होंने अभी लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, जाने कौन कौन से जिहाद बताने का काम किया। अब ये ऐसे लोगों के साथी हैं जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का ये साथ देते हैं। बरसों बरसों तक उन लोगों का साथ देते रहे, उनको संरक्षण देते रहे। आज अगर हम यहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर अमन चैन शांति लाना चाहते हैं, हमारी बेटियों को जो लोग गुमराह करके अपना नाम बदल के गुमराह करते थे, उनका धर्मांतरण कराते थे, हमने उसको बंद करने का काम किया, तो इनको धर्मांतरण से परेशानी हो गई। हमने यहाँ पर जो लंबे समय से नकल करवाने का काम करते थे, इन्होंने यूसीसी बनाया, केवल एक मामला दर्ज हुआ है, यूसीसी में केवल एक बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं आशीष जी, यूसीसी में सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि यानी कि कानून का डर कि इस तरह के मामलों पर रोक लगी। नहीं, देख सकते हैं हम, जो यूसीसी लाए, इन्होंने कहा ये तो एक विशेष धर्म के लिए है, यूसीसी विशेष धर्म के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के शामिल है, उन्हें पदाधिकारी बना रहे हैं, महिला विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मना रहे हैं अपने प्रधानी का, और फिर बात करते हैं महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा के नाम पर क्या किया उन्होंने? एक अंकिता भंडारी की हत्या। कमलेश जी, महिला सुरक्षा के नाम पर क्या हुआ? आशीष सैनी जी पूछ रहे हैं खासतौर पर अंकिता भंडारी केस के बाद, क्योंकि ये बात मत भूलिए कि ये केस उत्तराखंड के लिए वो केस है जो 27 में चुनावी दिशा भी तय कर सकता है।
मोनिका जी, ये कांग्रेस की मुद्दा हो बताते सकता हैं है। क्या अंकिता भंडारी हमारे लिए सीबीआई जांच की बात नहीं करते हमारी हैं कभी। बहन है। उनके कातिलों को हमने जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद करवाने का काम किया, और अब सीबीआई जांच चल रही है, जो और ये लोग नाम दोषी होंगे बताइए। वो भी जाएंगे। किसे तो मुझे उम्र कैद लगता है कि कराया, नाम कांग्रेस बताइए। जो बेनिफिट लेना कहाँ चाहती है तक सीबीआई राजनीतिक जांच तौर पहुंची पर, कमलेश जी? कमलेश कमलेश जी, सीबीआई क्या कर रही है? कहाँ तक जांच पहुंची? जांच हो रही है, नहीं हो रही है? क्या बातें निकलकर सामने आई है, जनता के समक्ष रखी है? कांग्रेस को क्यों बताएगी? मुझे आप बताइए ना मोनिका जी। नहीं, सीबीआई आपको नहीं बताएगी, जाहिर सी बात है। क्या कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई? सीबीआई आपको आके नहीं बताएगी, वो जाहिर सी बात है, नेचुरल, वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन क्या कोई रिपोर्ट सबमिट हुई? क्या जनता को आप विश्वास दिला पाएंगी? क्या जनता को आप विश्वास दिला पाएंगी कि सीबीआई जांच कर रही है? सिर्फ कहने को हमने नहीं कहा कि सीबीआई जांच कर रही है। हाँ, सीबीआई वाकई में जांच कर रही है और तथ्य सामने आए हैं। मुझे आप 10 सेकंड ढंग से दीजिएगा मेरे बीच में। मुझे उम्मीद है कि सैनी जी अब इंटरप्ट नहीं करेंगे। अंकिता बहन का नाम लेकर बार बार ये राजनीति करते हैं, केवल उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो लोग क्या उम्र कैद काट रहे हैं, और जो और भी कोई दोषी होगा वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन ये बार बार कभी ये आदमी, कभी वो आदमी, कभी ये, कभी वो। मुझे बताइए, इनके पूर्व विधायक हैं, एक मिनट सुन लीजिए पहले। इनके पूर्व विधायक में यूसीसी कानून में वो आरोपी हो सकते थे, उन पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कमलेश जी, आशीष भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगाऊं, अपने करीबियों को बचा रहे हैं। इन्होंने बलात्कार किया है, झूठा आरोप लगाऊं, उनको फांसी हो जाएगी, उसके बाद पता चले कोई और है आरोपी, तो क्या? अरे ऐसे कैसे झूठा आरोप आप लगाएंगे? फांसी हो जाएगी, कहाँ से फांसी हो जाएगी? पुलिस नहीं है क्या? कानून व्यवस्था नहीं है क्या? जांच नहीं होगी क्या? जांच में तथ्य आएंगे, सबूत आएंगे, सब कुछ तब होगा ना सजा। ये लोग बार कह रहे हैं कि फलाना फलाना फलाना, एक आदमी पे स्टैंड तो क्या आपने उनके खिलाफ जांच बिठाई? क्या आपने उनके खिलाफ जांच बिठाई? अगर आरोप लग रहे हैं कमलेश जी, अगर आरोप लग रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ जांच बिठाई गई? अच्छा वीडियो सामने आई, मुख्यमंत्री के बगल में घूमते रहते हैं, वो क्या कार्रवाई करी आपने? प्रणव सिंह ने पूरे दलित समाज को गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आपने उसको अभी तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला। और मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी के लोगों के एआई वीडियो कौन बनाता है? एआई वीडियो कौन बनाता है आपके? हर बार जब भी पकड़े जाए तो एआई वीडियो। अरे आपकी पार्टी अब दिनों पर बैठी है क्या? बोले आप गालियां दी जा रही है जनता को और आप चुपचाप बैठी है। आप बताइए, प्रणव सिंह पर कार्रवाई, उमेश कुमार पर कार्रवाई, इन सब पर कार्रवाई करता रहे। आपके विधायक अवैध कब्जे करा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री आपके केस का सब्जेक्ट है। कमलेश जी, अगर बार बार नाम है, बार बार नाम सामने है, तो जांच क्यों नहीं बिठाई गई? आप तो सीधे, अगर आप जांच नहीं बिठाते हैं, अगर आप जांच नहीं बिठाते हैं, आप सीधे तौर पर पक्ष लेते हैं, तो ये डिफेंड करना हो गया, ये डिफेंड करना हो गया, फिर निष्पक्षता कहाँ गई? मोनिका जी, कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, परेशान क्या है? नीरज कोहली जी, एक बात बताइए, नीरज कोहली जी, ठीक है, नीरज कोहली जी, ये केस वाकई में वो केस है, अंकिता भंडारी केस, जो उत्तराखंड चुनाव में दशा दिशा दोनों तय कर सकता है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है, जिसके आधार पर जनता वोट देने जाएगी। तो क्या क्राइम हुए, कितने क्राइम हुए, उसमें क्या जांच हुई, क्या पारदर्शिता बरती गई, सब ध्यान में रखेगी। कहाँ है सीबीआई की जांच रिपोर्ट? क्या कर रही है सीबीआई? क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रही है? सिर्फ कह दिया गया प्रदर्शन खत्म करने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए, शोर को दबाने के लिए कि हाँ भाई सीबीआई जांच होगी। सबूत मिटा रहे हैं बस। आप तो कातिलों को कांग्रेस भवन में रख लो। बताओ ना मुझे वो तंदूर कहाँ रखना। नीरज जी, अनम्यूट कीजिए पहले। नीरज जी, आप ऑडिबल नहीं है, अनम्यूट कीजिए। खाली आरोप लगाना रह गया है बस। उत्तराखंड की जनभावनाओं से जुड़ गया ये इशू। ये छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। हर व्यक्ति इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। और सरकार ने ठीक है शुरुआती दौर में जो कार्रवाई की और उसके बाद जो भी आरोपी थे सरकार ने उनको जेल में डाला, बहुत सारे लोगों को उम्र कैद की सजा भी हो गई। लेकिन इसमें एक सवाल पहले दिन से था, वो खड़ा रहा कि सरकार किसी वीआईपी को इसमें बचाना चाहती है। और इसी को लेकर, इसी बात को लेकर यहाँ की जनभावनाओं, अंकिता के माता पिता, यहाँ के समाज से जुड़े, धर्म से जुड़े लोग, जितने भी तमाम लोग थे, सबकी एक ही मांग थी
कि इस प्रकरण की ये गंभीर प्रकरण है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिरकार सरकार ने ये मांग मानी और सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन भेज दी और सीबीआई ने भी इस जांच को स्वीकार कर लिया और जांच शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि इस सरकार की रिकमेंडेशन को भेजे हुए और सीबीआई जांच शुरू हुए भी काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन उस पर अभी स्टेटस नहीं पता चल पा रहा है। तो इसलिए जो अंकिता के माता पिता हैं, ये यहाँ जो जन सरोकारों से जुड़े जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए शुरू से पहले दिन से आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों की सबकी एक ही डिमांड है, सभी लोगों की एक ही मांग है कि सीबीआई इस पे अपना स्टेटस बताए कि अभी जांच का स्टेटस क्या है, जांच कहां तक पहुंची, कहां तक नहीं पहुंची। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो देहरादून में सीबीआई का जो ऑफिस है, यहाँ आंदोलनकारी जो है, जो सामाजिक संगठन है, सीबीआई दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। कल भी उन्होंने घेराव करके वहां तालाबंदी करने की कोशिश करी कि हमें स्टेटस बताओ कि स्टेटस क्या है। तो मैं भी ये कहूंगा कि सरकार इसमें अपनी तरफ से इंटरप्ट करके, भारत सरकार को रिक्वेस्ट करके, ये गृह मंत्रालय को लिखे इस बात को कि यहाँ की जनभावनाएं इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, इस मामले की जांच जो है जल्दी से जल्दी पूरी की जाए और उसका स्टेटस जो है राज्य सरकार को बताया जाए, या सीबीआई स्वयं इसका स्टेटस बताए कि क्या स्टेटस है, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले। क्योंकि लोग असमंजस की स्थिति में है, मतलब जांच की रिकमेंडेशन भेजने के बाद और शुरू होने के बाद भी लोगों को विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा कि इतने दिनों के बाद भी स्थिति क्लियर नहीं हो रही। तो इस पे स्थिति थोड़ी स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे वो गृह मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो। कमलेश जी, समझ पा रहे हैं, स्थिति क्लियर करने की जरूरत है। सिर्फ विपक्ष के सवालों पर, सिर्फ विपक्ष के सवाल की बात नहीं है, ये मुद्दा बहुत अहम है जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चुनाव अगले साल है, सेवा सप्ताह मना रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा भी अहम है। क्या आपको नहीं लगता कि स्थिति क्लियर करने की आवश्यकता है? मोनिका जी, मैंने पहले ही आपको क्लियर करा कि ये मुद्दा विपक्ष के लिए हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं, बहुत गंभीर ऐसा विषय है कि एक बेटी की हत्या होती है और हम उनके साथ खड़े होते हैं। उसके माता पिता जिस तरीके से ये बार बार उनको मोहरा बनाते हैं, उनको लेकर आते हैं, या अंकिता बहन के नाम से राजनीति करते हैं। देखिए, जो काम कानून कर रहा है उसमें हमारा हस्तक्षेप हो सकता है क्या? और जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें जवाब दे, वो जवाब देंगे इस बात को। लेकिन उनके परिवार को 50 करोड़ के ठेके दिए गए, 50 करोड़ की दवाई बनाने के ठेके दिए इन्होंने, उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं। चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, कांग्रेस ने किस तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम किया, तो वो नहीं दिखाई देता। तंदूर कांड में इन्होंने अपने लोगों को बचाने का काम किया। मुझे बताइए ना, हमने अंकिता बहन के जो हत्यारे थे 2 साल के अंदर अंदर उनको उम्र कैद की सजा दिलवाई। इन्होंने किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये एक लंबी बहस है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का वक्त हो चला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और वाकई में जनता तय करेगी कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उत्तराखंड कितना बदला और कितना बदलना अभी बाकी है। जब राजनीतिक स्थिरता की हम बात कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके 5 साल के पूरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या ये स्थिरता 27 में उनकी वापसी करा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सीधी बात में बस